अंत तक वो ठहरा जिसे फायदा नहीं फिक्र थी। भारत के 28 राज्यों में उत्तराखंड प्रमुख शहर हल्द्वानी। इवनिंग न्यूज में आपका स्वागत। देश में एक बार फिर लॉकडाउन शब्द चर्चा में है, लेकिन इस बार वजह महामारी नहीं बल्कि ऊर्जा संकट है। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और वैश्विक सप्लाई चेन में आई रुकावटों ने भारत की ऊर्जा सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ा दी है। प्रधानमंत्री मोदी के हालिया संसदीय बयान और 25 मार्च को हुई सर्वदलीय बैठक के बाद एनर्जी लॉकडाउन को लेकर अटकलें तेज हो गई हैं। हालांकि सरकार ने फिलहाल पेट्रोलियम उत्पादों की पर्याप्त उपलब्धता का भरोसा दिया, लेकिन भविष्य को लेकर सतर्कता बरती जा रही है। एनर्जी लॉकडाउन को अगर सरल भाषा में समझे तो एनर्जी लॉकडाउन का मतलब ऊर्जा संसाधनों की खपत पर सख्त नियंत्रण से है। जब देश में ईंधन या बिजली की कमी की आशंका होती है तो सरकारें खपत को सीमित करने के लिए कुछ प्रतिबंध लागू कर सकती है। इसे एक तरह का ऊर्जा राशनिंग सिस्टम भी कहा जा सकता है, जिसमें जरूरी सेवाओं को प्राथमिकता दी जाती है और गैर जरूरी खर्च पर रोक लगाई जाती है। देश में एक बार फिर लॉकडाउन शब्द चर्चा में है, लेकिन इस बार वजह महामारी नहीं, तो आप समझ सकते हैं ये सिर्फ और सिर्फ एहतियात बरतने के लिए है। और क्योंकि खासकर मोदी जी ने भी अपनी बात में कहा था और उसके बाद सर्वदलीय बैठक में भी निर्णय हुआ। हालांकि सर्वदलीय बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं बैठे थे, उसमें नहीं आए थे, राजनाथ जी थे। इस बात को लेके विपक्ष ने भी उठाया था बात और टीएमसी ने भी शॉर्ट वो किया था। जी हाँ, अब हम आपको बता दें, सरकार जो अभी हमने आपको बताया कि जिसमें जरूरी सेवा को प्राथमिकता दी और गैर जरूरी खर्च रोक आती है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एनर्जी लॉकडाउन जैसी ट्रेंड कर रहा है। कई इन्फ्लुएंसर इसे कोविड-19 लॉकडाउन से जोड़कर प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसमें लोगों में भ्रम और चिंता दोनों बढ़ रही है। वर्क फ्रॉम होम और ट्रेवल पर संभावित रोक जैसी चर्चाओं ने इस मुद्दे को ज्यादा वायरल बना दिया है। अगर एनर्जी लॉकडाउन होता है तो सबसे पहले असर परिवहन क्षेत्र पर दिख सकता है। पेट्रोल डीजल की राशनिंग लागू हो सकती है। बड़े शहरों में ऑड इवन कार फ्री डे लागू हो सकता है। लंबी दूरी की यात्रा महंगी और सीमित हो सकती है। सरकार लोगों को गैर जरूरी यात्राओं से बचने की सलाह दी सकती है। दफ्तर और स्कूल फिर से ऑनलाइन हो सकते हैं। ऊर्जा बचत के लिए सरकार वर्क फ्रॉम होम को बढ़ावा दे सकती है। इसमें लाखों लोगों के दैनिक ईंधन खर्चे में कमी आएगी। निजी और सरकारी दफ्तरों में हाइब्रिड या ऑनलाइन मॉडल, स्कूल कॉलेजों में ऑनलाइन क्लासेस, सड़कों पर वाहनों की संख्या में कमी, ये कदम ऊर्जा खपत को कम करने में अहम भूमिका निभा सकते हैं। बड़े आयोजन और मनोरंजन पर असर होगा। एनर्जी संकट का असर बड़े आयोजनों पर पड़ सकता है। आईपीएल जैसे आयोजनों में दर्शकों की एंट्री सीमित हो सकती है। सार्वजनिक कार्यक्रमों और रैलियों पर रोक लग सकती है। हवाई उड़ानों की संख्या घटाई जा सकती है। इसका उद्देश्य बिजली और ईंधन की बचत करना है। ऊर्जा संकट का सीधा असर उद्योग और व्यवसायों पर दिख सकता है। कॉमर्शियल एलपीजी की कमी, होटल, रेस्टोरेंट और कैटरिंग सेक्टर प्रभावित। जी हाँ, गैर जरूरी उद्योग अस्थायी रूप से बंद हो सकते। सरकार घरेलू जरूरतों को प्राथमिकता देते हुए औद्योगिक सप्लाई में कटौती कर सकती है। घरेलू गैस और सप्लाई की स्थिति में कई राज्यों में एलपीजी सिलेंडर की लंबी कतारें देखी जा रही हैं। डिलीवरी में देरी, नए कनेक्शन पर रोक, कालाबाजारी की शिकायतें। सरकार ने लोगों से अपील की है कि वे जरूरत से ज्यादा स्टॉक ना करें। एनर्जी लॉकडाउन के दौरान जरूरी सेवाएं जैसे अस्पताल हो गया, पुलिस हो गया, फायर ब्रिगेड हो गया, सार्वजनिक परिवहन हो गया। सार्वजनिक परिवहन से मतलब बस, ट्रेनें, मेट्रो इत्यादि, बिजली उत्पादन और रिफाइनरी। सरकार का फोकस आम नागरिक को जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराने पर रहेगा। एनर्जी लॉकडाउन पूरी तरह से बंदी नहीं बल्कि संसाधनों के समझदारी से उपयोग की रणनीति है। आने वाले समय में स्थिति कैसी रहती है या तो वैश्विक हालात और सरकार की नीतियों पर निर्भर करेगा। फिलहाल आम लोगों के लिए ऊर्जा बचत और जिम्मेदार उपयोग ही सबसे बड़ा उपाय है। फिलहाल आज साइना एनर्जी वालों ने पेट्रोल पंप में जो है उन्होंने रेट में जो है 5 रुपए और 3 रुपए की बढ़ोतरी की है। इधर देश की राजधानी की बात करें तो रेखा गुप्ता ने बुधवार को भारत मंडपम में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव दिल्ली के पहले संस्करण का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा, इस पहल के माध्यम से राजधानी वैश्विक फिल्म मानचित्र पर अपना स्थान सुरक्षित कर रही है। मुंबई, पुणे, गोवा जैसे प्रमुख फिल्म केंद्रों के साथ आगे बढ़ रही है। 25 से 31 मार्च तक चलने वाले इस महोत्सव में 125 से अधिक भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय फिल्मों का प्रदर्शन किया जाएगा। उद्घाटन समारोह का समापन ओलिवर लैक्स द्वारा निर्देशित फिल्म सिरात की प्रदर्शनी के साथ हुआ, जिसमें 78वें कान फिल्म महोत्सव में जूरी पुरस्कार जीता था। सुप्रीम कोर्ट ने नाबालिग से यौन उत्पीड़न मामले में ढीली जांच को लेकर पुलिस को लगाई फटकार। गुरुग्राम में 4 साल की नाबालिग बच्ची से जुड़े हुए यौन उत्पीड़न के मामले में हरियाणा पुलिस और अन्य अधिकारियों के रवैये को फटकार लगाते हुए उनके आचरण को अति असंवेदनशील, लापरवाह, पूरी तरह से गैर जिम्मेदार बताया। एक विशेष जांच दल
द्वारा नए सिरे से जांच का आदेश दिया गया है। इधर भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली 3 न्यायाधीशों की पीठ ने कहा, गुरुग्राम पुलिस, स्थानीय बाल कल्याण समिति और न्यायिक मजिस्ट्रेट जिसके समक्ष यह मामला आया था, बच्चे की रक्षा करने और न्याय सुनिश्चित करने के अपने कर्तव्य में विफल रहे, ऐसा उनका मानना था। इधर महाराष्ट्र विधानसभा के हंगामेदार सत्र के बाद विपक्ष ने सरकार की जमकर आलोचना की। विपक्ष का कहना है कि इस विधानसभा सत्र के कारण महाराष्ट्र की छवि धूमिल हुई है। महाराष्ट्र विधानसभा के बजट सत्र के अंतिम दिन उस समय हंगामेदार सत्र हुआ जब विपक्ष ने एक विधेयक पर आपत्ति जताते हुए उस पर चर्चा की मांग की। विपक्ष और सत्ता पक्ष के सदस्य एक दूसरे से भिड़ गए और नारेबाजी करने लगे। लिहाजा सत्र को कुछ मिनटों के लिए स्थगित करना पड़ा, जिसके बाद सत्र फिर से शुरू हुआ और विवादित विधेयक पारित किया गया। विपक्ष विरोध में सत्र से बाहर चले गए थे। इस दौरान यह मामला मुंबई नगर निगम अधिनियम में संशोधन करने और पूंजी मूल्य निर्धारण, संपत्ति कर लगाने और वसूलने संबंधित कुछ नियमों की पूर्वव्यापी प्रभाव से पुनः लागू करने से संबंधित था। अध्यक्ष द्वारा प्रस्ताव पढ़े जाने के बाद विपक्ष ने आपत्ति जताई और इस मुद्दे पर बोलने की मांग की। इसके चलते सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस छिड़ गई। कर्नाटक सरकार से स्पीकर ने कहा कि बेंगलुरु में होने वाले आईपीएल मैचों के लिए प्रत्येक विधायक को 4 टिकट फ्री दी जाए। मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने कहा कि विधायकों द्वारा इस तरह की विशेषाधिकारों की मांग करने में कुछ भी गलत नहीं है। विपक्ष के नेता आर अशोक ने बेंगलुरु के विकास पर हुई बहस के दौरान यह मुद्दा उठाया था। उन्होंने बताया कि सरकार ने स्टेडियम के लिए लगभग 16 एकड़ जमीन नाम मात्र के किराए पर लीज पर दी है, फिर भी विधायकों को एक टिकट पाने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि हमें टिकटों के लिए गिड़गिड़ाने पर मजबूर करते हैं, जब टिकट मिलते भी हैं तो उनकी कीमत 20,000 रुपए तक होती है। उन्होंने आरोप लगाया एसोसिएशन को इससे काफी राजस्व मिल रहा है। फिलहाल कर्नाटक में मेडिकल छात्रों ने कथित तौर पर कक्षा के अंदर एक छात्रा को प्रपोज करने के आरोप में लेक्चरर पर हमला किया। छात्र ने उसके व्यवहार पर आपत्ति जताई और कहा उसने उसे चप्पल से मारा। दर्शकों को बता दें, सिद्धार्थ इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च सेंटर में उस समय तनाव का माहौल छाया गया जब छात्रों के समूह ने परिसर में लेक्चरर पर हमला कर दिया। आरोप है कि लेक्चरर ने कक्षा के अंदर एक छात्र को प्रपोज किया था। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा है, जिसमें लेक्चरर ने क्लास के दौरान छात्रा के पास जाकर उसे चॉकलेट दी और उसे शादी का प्रस्ताव रखा। छात्रा ने उसके इस व्यवहार का विरोध किया, बताया कि उसने चप्पलों से मारा। इधर बीआईएमएस को 50 वर्ष पूरा होने पर मैसूर में स्वर्ण जयंती समारोह आयोजित किया जाएगा। दर्शकों को जानकारी के लिए बता दें, 1974 में स्थापित यह विभाग इस क्षेत्र में प्रबंधन शिक्षा में अग्रणी रहा है और इसने बड़ी संख्या में ऐसे स्नातक तैयार किए जो भारत और विदेश दोनों में कॉर्पोरेट और व्यवसायिक क्षेत्रों में महत्वपूर्ण पदों पर आसीन है। इधर एलपीजी का संकट लगातार बना है। कर्नाटक के ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में खाना पकाने की गैस की कमी ने लकड़ी से चलने वाली ईंधन अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित कर दिया। पश्चिम एशिया में चल रहे संकट से जुड़ी आपूर्ति संबंधी बाधाओं के कारण मांग में अचानक वृद्धि ने कई जिलों में लकड़ी के समानांतर काफी हद तक अनौपचारिक बाजार को जन्म दिया। गैस की आपूर्ति में व्यवधान के कारण घरों और व्यवसायों को खाना पकाने के लिए पारंपरिक ईंधन की ओर लौटना पड़ा है। इधर कोडागु जिले के छोटे कस्बों के निवासी तेजी से जलाऊ लकड़ी की ओर रुख कर रहे हैं, जिसके चलते जागीर मालिकों और ग्रामीण परिवारों ने भी लकड़ी बेचना शुरू कर दिया है, जो फिलहाल असामान्य था अभी तक। केरल में कांग्रेस के मुख्यमंत्री पद के लिए कई चेहरे मैदान में। कुरियन ने चेन्नी लता का समर्थन किया, लेकिन नेता ने इसे ज्यादा महत्व नहीं दिया और कहा अंतिम निर्णय हाईकमान के हाथ में। यूडीएफ की जीत होने पर कांग्रेस का अगला संभावित मुख्यमंत्री कौन होगा, इस बारे में पार्टी के भीतर अटकलें लगातार सामने आती रहती हैं। भले ही पार्टी नेतृत्व इस तरह की विभाजनकारी अटकलों को दबाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है। इधर बड़ी खबर यह आ रही है कि मलयालम अभिनेता निर्देशक ई राजेंद्र का 31 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। राजेंद्र अभिनेता विधायक मुकेश के बहनोई थे। वे मलयालम सिनेमा और टेलीविजन में अपनी बहुमुखी अभिनय के लिए जाने जाते हैं। श्रीलंका नौसेना ने रामेश्वरम के 7 भारतीय मछुआरों को गिरफ्तार किया। जी हाँ, एक ताजा घटना में तमिलनाडु के रामेश्वरम के 7 मछुआरों को श्रीलंका नौसेना के कर्मियों ने अवैध शिकार के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। 2 मशीनीकृत ट्रॉलों को भी जब्त कर लिया गया। आपको बता दें, अक्सर मछुआरे मछली पकड़ने के चक्कर में समुद्र में कोई सीमा तो पता नहीं चलती, इधर से उधर चले जाते हैं। इधर मत्स्य विभाग के अधिकारियों के अनुसार उन्होंने रामेश्वरम मछली उतारने के केंद्र से आज जो है 365 टोकन जारी किए थे। बाकायदा टोकन जारी किया जाता है इसमें, उसी आधार पर। इधर पश्चिम बंगाल में एसआईआर न्याय निर्णय में जाल में फंसे भारत के नए मतदाता। 2015 के भूमि समझौते के बाद पूर्व की बस्तियों से विस्थापित हुए हजारों लोगों को नागरिकता मिल गई थी, लेकिन अब एसआईआर के बाद उन्हें न्यायिक जांच के दायरे में डाल दिया गया। नाराज मतदाताओं का दावा है कि यह सांप्रदायिक आधार पर किया गया है। इधर पश्चिम बंगाल जो कि लगातार चर्चाओं में,
मुख्य निर्वाचन कार्यालय के सूत्रों के अनुसार बुधवार तक राज्य में विचाराधीन 60 लाख मतदाता सूची में से 32 लाख पर निर्णय लिया जा चुका है। सूत्रों ने बताया इन 32 लाख में से कम 40% यानी कि लगभग 13 लाख के नाम मतदाता सूची से हटा दिए गए। इधर अखिलेश यादव का कहना है भाजपा महंगाई और बेरोजगारी की समस्या का समाधान करने में तो विफल रही, वह प्रचार पर निर्भर है। बढ़ती लागत और आपूर्ति संबंधी समस्याओं से निपटने में सरकार की तैयारियों पर सवाल उठाते हुए उन्होंने आरोप लगाया एलपीजी सिलेंडर की आपूर्ति में किए गए बदलाव पर्याप्त उत्पादन के अनुरूप नहीं थे। उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकारों पर हमला करते हुए आरोप लगाया कि वे मुद्रास्फीति, बेरोजगारी और प्रमुख शासन संबंधी चुनौतियों का समाधान करने में विफल रही। इसके बजाय प्रचार और घटना आधारित राजनीति पर निर्भर है बीजेपी। इधर मध्य प्रदेश के जिलों में पेट्रोल पंप पर लंबी लंबी कतारें देखी गई। मंत्री ने कमी की आशंका से इंकार किया। इंदौर, उज्जैन, मंदसौर, शाजापुर और झाबुआ जैसे विभिन्न जिलों में वाहनों की लंबी कतार दिखाई देते हुए वीडियो ऑनलाइन लगातार ट्रेंड कर रहे हैं। इधर असम चुनाव में पूर्वोत्तर में एनपीपी के व्यापक लक्ष्य के लिए 3 अंक काफी है। मेघालय के मुख्यमंत्री कानराड के संगमा के नेतृत्व वाली पार्टी का लक्ष्य असम की 3 सीटों पर चुनाव लड़कर पूर्वोत्तर के 8 राज्यों में एक राजनीतिक शक्ति बढ़ना है। पूर्वोत्तर में एनपीपी के व्यापक लक्ष्य के लिए 3 अंक काफी है मेघालय के। तो ये लगातार इस तरह का मामला चल रहा है, चुनाव हो रहे हैं। और इधर जम्मू कश्मीर से आ रहा है महबूबा मीरवाइज ने अलगाबादी आसिया अंद्राबी की सजा में छूट की मांग की है। मुफ्ती ने कहा कि आजीवन कारावास की सजा 14 साल की होनी चाहिए जैसे कि पहले हुआ करता था। पीडीपी के अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती और कश्मीर के प्रमुख धर्मगुरु मीरवाइज उमर फारूक ने बुधवार को प्रमुख अलगाबादी आसिया अंद्राबी की सजा में छूट देने की मांग की। आशा है आपको खबरें अच्छी लग रही होगी, ज्ञानवर्धक लग रही होंगी और चाय पे चर्चा और उसका मसाला प्रदान कर रही होंगी। इसी के साथ मैं मनोज आर्य, खबर संसार के लिए जय हिंद।